हेलो गाइस, कैसे आप लोग। हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। ये इसका पार्ट 4 रहने वाला है, लास्ट पार्ट रहने वाला है। ऑलरेडी 3 पार्ट कवर हो चुके हैं, इसका फाइनल पार्ट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दांडी मार्च, इसको साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मार्च किया था गांधी जी ने अपने साथ 78 फॉलोअर्स को लेके, ये किया था साल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए। 12 मार्च साबरमती आश्रम से ये मार्च स्टार्ट होता है। दांडी पहुंचते कब? 5 अप्रैल को। ठीक है, 12 मार्च से 5 अप्रैल तक 24 डेज का ये सफ़र रहता है। ठीक है, साबरमती आश्रम से दांडी तक। अब 5 अप्रैल को पहुंचते, 6 अप्रैल को ये सॉल्ट लॉ ब्रेक करते हैं। एक मुट्ठी भर सॉल्ट उठाते हैं। सॉल्ट लॉ क्या रहता है? सॉल्ट लॉ सिर्फ सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर सकता है ब्रिटिश ही, बस, और लोकल पीपल उसको छू भी नहीं सकता। गांधी जी ने मुट्ठी भर उठाया और ब्रेक कर लिया सॉल्ट लॉ को ही। ठीक है, क्योंकि मोनोपोली थी किसकी? ब्रिटिश की। लोकल पीपल्स को छू भी नहीं सकता। अब गांधी जी ने तो ब्रेक कर लिया, 6 अप्रैल को ब्रेक कर लिया। 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं। 12 मार्च को स्टार्ट करते हैं मार्च, 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं और फिर 6 अप्रैल को इस लॉ को ब्रेक करते हैं। बाय पिकिंग ए हैंडफुल ऑफ सॉल्ट, गांधी जी इनॉग्रेटेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी 24 दिन में 240 माइल्स कवर करते हैं, 390 किलोमीटर कवर करते हैं। ठीक है, गांधी जी फिर बाद में अरेस्ट होते हैं 5 मई 1930 को। फिर अनदर राउंड ऑफ बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स होता है, फिर से बाइकआउट हो जाता है और नेशन वाइड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होती है, जिसमें इस बार ये वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, अब ये गुजरात में ही नहीं चला, साल्ट सत्याग्रह बहुत जगह पे चला। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचार्य ने चलाया और असम मालाबार में वैकोम सत्याग्रह कहा गया इसको। साल्ट सत्याग्रह को वैकोम सत्याग्रह कहा गया। और हीरो कौन था, किसने चलाया? के कलप्पन ने चलाया। ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह स्पार्क्ड ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ डिफेंस इन नॉर्थ वेस्ट पठान, जो अब्दुल गफ्फार खान के अंडर थे। अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। अब्दुल गफ्फार खान ने एक ये मूवमेंट चलाई थी, खुदाए खिदमतगार, जिसको बोलते सर्वेंट्स ऑफ गॉड, और इसको बोला जाता है खुदाए खिदमतगार को रेड शर्ट मूवमेंट भी कहा गया इसको। ठीक है, ये मूवमेंट चलाने के बाद में जो अब्दुल गफ्फार खान, जिसको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, वो अरेस्ट होते हैं अप्रैल 23, 1930 को। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 हेल्ड। ये कॉन्फ्रेंस होती है लंदन में, कब? 12 नवंबर 1930 को, टू डिस्कस साइमन कमीशन। लेकिन इसको बाइकआउट कर लिया जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बाइकआउट करता है, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरल एंड सम अदर पार्टी। इसलिए जब कोई पार्टी, मेजर पार्टी इसमें कोई थी नहीं, तो इसको पोस्टपोन कर लिया जाता है जनवरी 2, 1931 को। ठीक है, अब देखो, गांधी इनवन पैक्ट होता है, दिल्ली पैक्ट 1931, 5 मार्च 1931 को। विद द एफर्ट्स मेड बाय सप्रू एंड जयंकर, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में बहुत सारी मीटिंग्स होने के बाद, 6th मीटिंग में इनकी वजह, सप्रू और जयंकर की वजह से इतनी सारी मीटिंग्स होती है। फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश की तरफ से लॉर्ड इरविन और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से गांधी जी एक पैक्ट साइन करते हैं 5 मार्च 1931 को। इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी जी बोलते ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको खत्म कर लेगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, और जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करेगा। इधर से इरविन क्या बोलता है गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश की तरफ से, कि गवर्नमेंट अलो करेगा विलेजर्स को कि वो सॉल्ट, मतलब उनके लिए वो कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 1931 में, हेल्ड इन लंदन ड्यूरिंग वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉन्ग विलिंगडन। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में ही होता है। वाइसरॉय कौन रहता है? लॉर्ड विलिंगडन। कब होता है? सितंबर से दिसंबर 1931 के बीच। गांधी जी ने अटेंड किया इसको ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, और इसको पार्टिसिपेट बहुत सारे डेलीगेट्स ने किया था। आपको पता है, कुछ वहाँ पे एक तो एरिया था ब्रिटिश के अंदर, कुछ पार्ट्स ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थी जो ब्रिटिश के अंडर तो थी, लेकिन अभी राज चल रहा था किंग्स का, उनको बोलेंगे प्रिंसली स्टेट्स। 23 डेलीगेट्स, 23 रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रिंसली स्टेट से। ठीक है, और 80+ रिप्रेजेंटेटिव्स थे अदर पार्टीज से, जैसे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इंडियन लिबरल, अनटचेबल्स वुमेन्स, अनटचेबल्स दलित्स वगैरह। ठीक है, मुस्लिम लीग से किसने पार्टिसिपेट किया? ये आ सकता है अली जिन्ना आगा खान, मोहम्मद इकबाल। हिंदू महासभा से जयशंकर, इंडियन लिबरल पार्टी तेज बहादुर सप्रू, अनटचेबल से BR अम्बेडकर, वुमेन से सरोजिनी नायडू। और याद रखना, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर तो दोनों टाइम पे वही था। पहले किसका रूल था? लेबर पार्टी का रूल था। और सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस में नेशनल गवर्नमेंट कोलिशन पार्टी का रूल था, लेकिन दोनों का PM रैमसे मैकडोनाल्ड ही था। ठीक है, कोई फायदा नहीं है, ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गया। गांधी जी ने रिज्यूम किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1932 को। ठीक है, अब रिज्यूम किया, बाद में इसको जेल होती है, एरावड़ा
पूना में इसको शिफ्ट कर लिया जाता है, जेल हो जाती है इसको। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिक्लेयर कर लिया जाता है कि ये एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स, अब ये पहले मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, अब अनटचेबल्स भी डिमांड करने लगे। तो कम्युनल अवार्ड लाया गया टू प्रोवाइड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब ये कम्युनल अवार्ड क्या था? कम्युनल अवार्ड इट शोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। इसमें क्या था, गांधी जी को ये पसंद बिल्कुल भी नहीं आया। गांधी जी जेल में होने के बाद भी उसने क्या किया, गांधी जी वाज अगेंस्ट ट्रीटिंग अनटचेबल्स, क्योंकि गांधी जी क्या था, गांधी जी ने बोला कि हम लोग इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्यों दे, इनको हम लोग एज अपने बराबर क्यों ना माने, हम लोग इनको क्यों नीची जात वाले माने, इनको हम लोग मतलब उसको ये पसंद नहीं आया कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया जाए, इनको क्यों हम खास माने, नहीं इनको भी अपने बराबर मानते। गांधी जी का ये कहना था। अब जब कम्युनल अवार्ड आया गया, मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहा गया इसको, 16 अगस्त 1932 को, गांधी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। गांधी जी ने इसके अगेंस्ट फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट किया, भूख हड़ताल स्टार्ट किया कि जब तक मरूंगा नहीं तब तक, जब तक जान है तब तक अब भूख हड़ताल करूंगा मैं। गांधी जी ने ऐसा कहा जेल में ही। अब पूना पैक्ट होता है सितंबर 25 1932 को। अब आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड सबको पता चल गया कि कम्युनल अवार्ड मतलब ये पॉलिसी स्टार्ट कर रहे हैं। अब बोला जाएगा उनको जो कम्युनल मतलब पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल चलाया गया है, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे। और ये भी पता चला कि गांधी जी फास्ट पे है, भूख हड़ताल पे है, तो आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास वाज अबैंडन्ड बट द सीट्स रिजर्व टू देम। अब ये जो बोला गया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स हिंदू इनको देंगे, किनको, बी आर अम्बेडकर, जो दलित्स वगैरह थे अनटचेबल्स, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे। अब ये कैंसिल हो गया, बोला नहीं इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं देंगे, बल्कि कुछ सीट्स इनके लिए रिजर्व रखेंगे, ठीक है। पूना पैक्ट जॉइंट इलेक्टोरेट्स फॉर अपर एंड लोअर कास्ट, कोई लोअर कास्ट कोई अपर कास्ट नहीं, इनके लिए सिर्फ एक कॉमन इलेक्टोरेट रहेगा, ठीक है, जॉइंट इलेक्टोरेट, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रहेगा। हरिजन्स, जिनको चिल्ड्रंस ऑफ गॉड कहते हैं, गांधी जी ने अनटचेबल्स को क्या कहा, हरिजन, चिल्ड्रंस ऑफ गॉड। अब उनको कैसे ऊपर लाए, कि उनको तो कंसिडर कर लिया जाता है कि वो नीची जात है। गांधी जी का यही एक मेजर प्रिंसिपल कंसर्न रहा है कि उनको, अब यही उसका कंसर्न रहा था कि अब इनको ऊपर कैसे लाए, क्योंकि इनको सारे नीची जात मानते हैं। हम लोग क्यों माने इनको नीची जात, जब ये भी इंसान है, हम लोग इनको अपने बराबर मानते हैं। इनको हरिजन्स अपलिफ्टमेंट, मतलब उनको कैसे उभर के लाए, उनको कैसे ऊपर लाए, ये इसका मेजर प्रिंसिपल कंसर्न बन गया अब, ठीक है। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग वाज स्टार्टेड कब, इन सितंबर 1932। गांधी जी ने इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट करी 1 अगस्त 1933 को। अब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 1932 को, नवंबर 17 से दिसंबर 24 1932 के बीच। प्रूव्ड फ्रूटलेस, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि नेशनल लीडर जितने भी थे वो सारे जेल में ही थे, कोई फ़ायदा नहीं आया इसका, ठीक है। आगे देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 होता था, हुआ उसके बाद, जिसको मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला गया। उसके बाद साइमन कमीशन 1927, उसको अपोज किया गया क्योंकि उसमें कोई इंडियंस था ही नहीं, ठीक है। फिर इंडियंस को एक चैलेंज दिया गया कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, अगर बना सकते हो, जो कि सब एक्सेप्ट करे, लेकिन ये चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लिया गया। फिर नेहरू कमेटी बनती है, जिस कमेटी का चेयरमैन रहता है मोतीलाल नेहरू, ठीक है। फिर जिन्ना अपने 14 पॉइंट्स रखता है, जो लोग मानते नहीं है, बाकी पार्टी मानती नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस मानती नहीं है, और हिंदू महासभा मानती नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर लिया, ये भी फेल होता है। फिर 1930 और 32 के बीच में थर्ड जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, तो फिर उसके बाद एक वाइट पेपर एस्टेब्लिश कर ले, वाइट पेपर पब्लिश होता है कब, 1933 को। वाइट पेपर क्या रहता है, इसमें हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन रहते हैं। वाइट पेपर तो पब्लिश हो गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या बोला गया कि अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो अभी कंट्रोल रहेगा वो किसके अंडर रहेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कौन था, लॉरेंस डंडास। अब इंडियन काउंसिल में जो पहले 1850 रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो ये वाला एक्ट था 1858 में, जो इंडियन काउंसिल में जो मेंबर्स रहे थे वो 15 थे 1850 रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। अब उसके बाद 15 मेंबर तो थे, लेकिन इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ, इस मेंबर्स को घटा के 6 कर दिया गया, क्योंकि जो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेगा वो तो ब्रिटिश का ही रहेगा। ब्रिटिश को इंडिया में, ब्रिटिश को क्या करना है, इंडिया में तो वो करना है, रूल कर मतलब पूरा देखना है।
अब उसको एडवाइस करने के लिए कुछ मेंबर्स तो रहेंगे ना, वो 15 मेंबर का रहा था पहले, उसको घटा के 6 मेंबर का कर दिया गया। अब 6 एडवाइजर्स रहेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। इस टाइम कौन था? लॉरेंस डंडास। ठीक है, बुर्मा को सेपरेट कर लिया गया इंडिया से। और इसमें ये भी मेंशन था कि अब एक सेंट्रल बैंक एस्टेब्लिश कर लिया जाएगा और एक फेडरल कोड भी एस्टेब्लिश कर लिया जाएगा, जो कि फिर सेटअप कब हुआ? 1937 को सेटअप हुआ। ये था इसमें, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बोला है। 1935 में क्या क्या हुआ? 15 मेंबर का जो काउंसिल था उसको घटा के 6 मेंबर कर लिया गया। बुर्मा को इंडिया से सेपरेट कर लिया गया। इसमें एक ये भी था कि सेंट्रल बैंक की एस्टेब्लिशमेंट और फेडरल कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट, जो कि फिर कब एस्टेब्लिश कर लिया जाता है? 1937 को एस्टेब्लिश कर लिया जाता है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, ठीक है, सितंबर 3, 1939 को। विदाउट कंसल्टिंग इंडियन लीडर्स को बताए बिना जो वाइसराय था उसने डिक्लेयर कर दिया इंडिया एज ए बेलिजरेंट कंट्री, मतलब ए कंट्री अंडर वार। अब इंडिया का क्या दोष था? ब्रिटिश लोग लड़ रहे थे, लड़ने दे। इंडिया को डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया भी एक बेलिजरेंट कंट्री है, एक कंट्री जो कि वार के अंडर आता है। अब लोगों के अंदर गुस्सा आ गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्री टू सपोर्ट ब्रिटेन। इनको क्या था? ब्रिटिश को, ये लोग इंडिया का सपोर्ट चाहते थे। इनको लगा था अगर हम लोग को इंडिया सपोर्ट करेगा, इंडियन सोल्जर सपोर्ट करेंगे तो हम लोग आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने माना एक शर्त पे कि अगर इन रिटर्न इंडिपेंडेंस हम लोग मिले, तो अगर आप लोग हम लोग को इंडिपेंडेंस दोगे, आज़ादी दोगे, तो हम लोग सपोर्ट करेंगे वार में। तो वाइसराय जो भी था वो तो उसने बोला कि मैं कुछ कर सकता हूँ वार के बाद ही, अभी मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ। फिर नवंबर 1939 को कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइन करते हैं, प्रोटेस्ट में ही रिजाइन करते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग ऑब्जर्व दिस एज ए डिलीवरेंस डे, दिसंबर 22, 1939 को। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज ईगर फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस टू सपोर्ट दियर वार एफर्ट्स एंड ट्राई टू पैसिफाई द कांग्रेस एंड। ब्रिटिश क्या कर रहे, वो चाहती थी इंडिया कैसे भी हम लोगों को सपोर्ट करे। उन लोगों को उनका सपोर्ट लेने के लिए उन्हें बहुत सारे ऑफर्स दिए, जैसे अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन। ठीक है, डिमांड फॉर पाकिस्तान। In 1930, Muhammad Iqbal suggested that the frontier province Balochistan, Sindh and Kashmir be made a Muslim state. इसने ये सजेस्ट किया कि बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर, इनको एक मुस्लिम स्टेट बना दिया जाए, सेपरेट। चौधरी रहमत, जो टर्म पाकिस्तान दी है ना 1933 में, चौधरी रहमत अली ने दी। और प्रैक्टिकलिटी किसने दिया इसको? मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको लागू किया, फिर पाकिस्तान लाया। ठीक है, टर्म किसने दिया है? चौधरी रहमत अली। कब? 1933 में। भी ये क्वेश्चन आए, हु गेव द टर्म पाकिस्तान इन 1933? दिस चौधरी रहमत अली। ठीक है, मुस्लिम लीग फर्स्ट पास द प्रपोजल ऑफ सेपरेट पाकिस्तान इन इट्स लाहौर सेशन इन 1940। मार्च 24, 1940 में लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग ने क्या किया? ये पास किया प्रपोजल, किसका? सेपरेट पाकिस्तान का, जिसको कहा गया जिन्नास टू नेशन थ्योरी। ठीक है, इट वाज ड्राफ्टेड बाय सिकंदर हयात खान। In December 1943, the Karachi session of Muslim League adopted the slogan "Divide and Quit." जो पहले तो ये 24 मार्च 1940 लाहौर सेशन में इन्होंने ये पास कर लिया कि एक अलग कंट्री होनी चाहिए पाकिस्तान। ठीक है, जिसको जिन्नास टू नेशन थ्योरी भी बोला गया। अब दिसंबर 1943 में जो कराची सेशन होता है ना मुस्लिम लीग का, उसमें ये लोग स्लोगन क्या देते हैं? डिवाइड एंड क्विट, डिवाइड हो जाओ और क्विट कर लो। अगस्त ऑफर, अब क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए ब्रिटिश को, उसके लिए उन्हें बहुत सारे ऑफर्स दिए। अब देखो ये ऑफर क्या था? अगस्त ऑफर, जिसको लिनलिथ गो ऑफर कहा गया, क्योंकि यहाँ पे वाइसराय लिनलिथ गो था और प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल था इस दौरान में। 1940 को ये अगस्त ऑफर दिया जाता है कि आप हम लोगों को सपोर्ट करो, आफ्टर वार हम लोगों को आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, कुछ हद तक आज़ाद कर देंगे। ठीक है, लेकिन तब भी ब्रिटिश के अंडर ही रहोगे। मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया, लेकिन कांग्रेस ने रिजेक्ट किया। फिर होना क्या था? इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ अक्टूबर 1940 से दिसंबर 1941 तक। कांग्रेस वर्किंग कमेटी डिसाइड टू स्टार्ट इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस ऑन अक्टूबर 17, 1940। और फर्स्ट सत्याग्रही जो अरेस्ट हुआ वो था विनोबा भावे। कब? अक्टूबर 2 को। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला अब इंडिविजुअल सत्याग्रह होगा। जो पहला सत्याग्रह जो कि अरेस्ट हुआ विनोबा भावे अक्टूबर 2, फिर बाद में नेहरू, पाटिल और बहुत सारे और लोग अरेस्ट होते हैं। ठीक है, पहला ये इंपॉर्टेंट है, पहला सत्याग्रही, क्योंकि जब
इन्होंने यहाँ पे कांग्रेस ने रिजेक्ट कर लिया, तो फिर इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ। जो पहला सत्याग्रही था जो अरेस्ट हुआ वो था विनोबा भावे, अक्टूबर 21 को, ठीक है। फॉलोड बाय नेहरू, पाटिल और बहुत सारे लोग भी फिर बाद में अरेस्ट हुए। क्रिप्स मिशन 1942, मार्च अप्रैल 1942 को वाइस रॉय कौन रहता है? लिनलिथ गोही रहता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजते टू सेटल टर्म विद इंडियन लीडर्स, मगर किसी पार्टी ने एग्री नहीं किया। गांधी जी ने उसको क्या बोला? गांधी जी टर्म इट एज ए पोस्ट डेटेड चेक इन ए क्रैशिंग बैंक। चेक अगर आपको मिलेगा अगले मंथ की, आप अगले मंथ में जाओगे बैंक से पैसे निकाल, लेकिन उस बैंक से पैसे निकालोगे जो बैंक डूब रहा है, कर्ज में लथपथ है, ठीक है। गांधी जी ने जब ये ऑफर दिया इनको कि लिनलिथ गो ने, ये इस टाइम वाइसरॉय था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिप्स को भेजा इंडिया टू सेटल टर्म्स विद इंडियन लीडर्स। अब किसी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया। गांधी जी टर्म्ड इट एज ए पोस्ट डेटेड चेक इन ए क्रैशिंग बैंक। फिर उसके बाद क्या होना था? क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942। गांधी जी ने बोला डू और डाई, इसने कॉल दी डू और डाई, या तो जियो या मरो, लेकिन इनको भगाओ। कांग्रेस इन इट्स मीटिंग एट गोवालियत बॉम्बे पास रेजोल्यूशन नोन एज क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन। गांधी जी ने एक कॉल दी डू और डाई। 9 अगस्त 1942 को प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक गांधी जी, नेहरू, पाटिल वी आर अरेस्टेड। ये अरेस्ट, इनको जो मेन लीडर्स थे इनको तो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन जितने बाकी रेस्ट लीडर्स थे, अरुणा अशरफ अली, उषा मेहता, इनने जो रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल थी इसको कंटिन्यू किया। सेम बिल्कुल 1857 वाली सिचुएशन हो गई। वायलेंस स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, सेवरल गवर्नमेंट ऑफिसेस वी आर डिस्ट्रॉयड, डैमेज्ड, टेलीग्राफ वायर लाइन्स वी आर कट, कम्युनिकेशन पैरालाइज्ड। सिंपल वही सिचुएशन हो गई। तो कुछ ना कुछ तो करना था ब्रिटिश को। और देखो, पैरेलल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन सम प्लेसेस। पैरेलल गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश का भी रूल है और इधर से अपना रूल भी चलाना स्टार्ट किया। सबसे पहली जो पैरेलल गवर्नमेंट बलिया यूपी में भाई चिट्टू पांड्या, ठीक है। और तमलुक मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में उस टाइम तो पार्टीशन, बंगाल में मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में जगह है तमलुक भाई सतीश सामंत। यहाँ पे आपकी कहाँ पे चली? बलिया में, तमलुक में, सतारा में, तलचर में। हालांकि ये तलचर वाला ज़्यादा, इसको फिर सप्रेस कर लिया गया जल्दी ही, लेकिन बलिया आपकी फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ पे चली? यूपी में भाई चिट्टू पांड्या, ठीक है। सतीश सामंत ने तमलुक मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बंगाल में यहाँ पे, ठीक है। और जो सबसे लॉन्गेस्ट टर्म पैरेलल गवर्नमेंट चली सतारा महाराष्ट्र में भाई वाई चौहान एंड नाना पाटिल। ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ पे चली? बलिया उत्तर प्रदेश भाई चिट्टू पांड्या ने चलाई। और सतारा में महाराष्ट्र में वाई चौहान एंड नाना पाटिल, जो कि लॉन्गेस्ट टर्म पैरेलल गवर्नमेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ये। और ये तलचर उड़ीसा में भी चली, लेकिन इसको जल्दी सप्रेस कर लिया गया। याद रखना, जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट है ना, क्वाइट इंडिया जो टर्म है इसको यूसुफ मेहर अली ने दिया, जो कि कंपेनियन था गांधी जी का। कंपेनियन बोले तो साथी, ठीक है। गांधी जी ने तो कॉल दी डू और डाई क्वाइट इंडिया, ठीक है, इंडिया को क्वाइट कर लो, भागो यहाँ से। लेकिन जो क्वाइट इंडिया टर्म है वो किसने दी? यूसुफ मेहर अली ने दी, कंपेनियन ऑफ महात्मा गांधी। गांधी जी इज फर्स्ट 10 फेब से 7 मार्च 1943 21 दिन का फास्ट जेल में ही, क्योंकि गांधी जी इनको तो जेल कर लिया गया। फिर बाकी जितने भी रेस्ट लीडर्स थे उन्होंने अपना जो रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल था वो कंटिन्यू किया। गांधी जी ने 21 दिन का फास्ट स्टार्ट किया। 13 दिन के बाद ही उसकी कंडीशन खराब होगी, सबको लगा इसकी डेथ हो जाएगी, बट ड्यू टू हिज मॉरल स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअल स्टैमिना ही सर्वाइव्ड, और इसने अपना जो 21 दिन का फास्ट है इसको कंप्लीट कर लिया। गांधी जी ने जो भी यहाँ पे वायलेंस हुआ, गांधी जी ने रिस्पॉन्सिबल ठहराया ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, यहाँ पे जो भी वायलेंस हो रहा है आप रिस्पॉन्सिबल हो। अब देखो, इंडियन नेशनल आर्मी 2 बार बनी थी, इसके 2 फेजेस थे। फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी वाज फॉर्म अंडर मोहन सिंह, ठीक है। मार्च 1942 को टोक्यो कॉन्फ्रेंस, ये वाला सप्रेस होगा, उससे पहले मार्च 1942 को टोक्यो कॉन्फ्रेंस में फॉर्मर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और जून 1942 को बेंगाल कॉन्फ्रेंस में राज बिहारी बोस इसके प्रेसिडेंट। मैंने बोला इंडियन नेशनल आर्मी 2 फेजेस में, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। पहली फेज का जो वो किसके अंडर थी? मोहन सिंह के अंडर थी, ठीक है। अब मोहन सिंह के अंडर थी, ये फेज खत्म होने से पहले ही ये एक क्या बोल रहे लीग बन चुकी थी। उस लीग का प्रेसिडेंट कौन था? राज बिहारी बोस, ठीक है। और राज बिहारी बोस ने फिर क्या किया, इस पार्टी को, इंडियन नेशनल आर्मी को रिऑर्गेनाइज कौन करता है? एससी बोस। कब? 21 अक्टूबर 1943, ठीक है। 2 फेज में बनी थी,
दो फेज में थी। पहली फेज सप्रेस होने से पहले ही, जो कि मोहन सिंह के अंडर थी, वो सप्रेस होने से पहले ही 1942 मार्च 1942 को एक कॉन्फ्रेंस, टोक्यो कॉन्फ्रेंस में इन्होंने एक लीग बनाई थी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट फिर बैंकॉक कॉन्फ्रेंस में जून 1942 को बैंकॉक कॉन्फ्रेंस में इसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं रास बिहारी बोस को, ठीक है, याद रह गया। फर्स्ट फेज अंडर मोहन सिंह, फिर मोहन सिंह, ये जो फर्स्ट फेज खत्म होने से पहले ये लीग बन चुकी थी, जिसका प्रेसिडेंट बैंकॉक कॉन्फ्रेंस में जून 1942 को किसको बनाया जाता है, रास बिहारी बोस को। और रास बिहारी बोस इस इंडियन नेशनल आर्मी को फिर रिऑर्गेनाइज कौन करता है, ये क्या करता है, ये इसको, इसकी कंडीशन थोड़ी खराब होती है, ये इसको हैंड ओवर करता है एससी बोस को, सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर करते हैं, बोल के अब आप ही देखो सारा। फिर 21 अक्टूबर 1943 को रिऑर्गेनाइज कौन करता है इसको, एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस। अब 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स, ब्रिगेड्स माने तो ग्रुप ऑफ ट्रूप्स, 1000 ट्रूप्स का एक ब्रिगेड फॉर एग्जांपल, मतलब ग्रुप ऑफ ट्रूप्स को ब्रिगेड कहा गया। अब 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स थी, किस किस के नाम पे, एक था सुभाष चंद्र बोस के, गांधी जी के और नेहरू जी के नाम पे थे ये तीनों ब्रिगेड्स, और एक सेपरेट था वुमेन्स के नाम, मतलब वुमेन्स के ऊपर, जो कि किसके नाम पे था, रानी झांसी, ठीक है, उसके नाम पे ये ब्रिगेड था, जिसमें खाली वुमेन फोर्स था, ठीक है। सी राजगोपालाचार्य फॉर्मूला या सीआर फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, 1944, याद रखना, राजगोपाल आचार्य इज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी 1959 में, ये इंपॉर्टेंट है, ये में भी आए, हु इज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी 1959, इट्स सी राजगोपाल आचार्य। ही प्रपोज्ड ए फॉर्मूला इन 1944, अभी फॉर्मूला क्या था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलके लड़े, यूनाइट होकर लड़े ब्रिटिश के साथ। आफ्टर ट्रांसफर टू पावर, उनको हराने के बाद जब पावर हम लोगों के पास आएगा, पाकिस्तान विल बी क्रिएटेड फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। प्लेबिसाइड शुड बी हेल्ड वायर पॉपुलेशन इज इन इक्वल प्रोपोर्शन, प्लेबिसाइड मतलब वोटिंग सिस्टम, वोटिंग सिस्टम वहां पे लाया जाएगा जहां पे पॉपुलेशन इक्वल ही होगा, वहां पे वोटिंग सिस्टम करेंगे, ठीक है। फेल्ड, ये भी फेल हो गया। दिसाई लियाकत पैक्ट लाया गया, वो भी फेल हो गया। फिर लास्ट में विवल प्लान आता है, शिमला कॉन्फ्रेंस, विवल प्लान है शिमला कॉन्फ्रेंस, कब, 14 जून से 14 जुलाई, एक मंथ के बीच में वेवल प्लान भी होता है और शिमला कॉन्फ्रेंस भी, 1945, गिवन बाय लॉर्ड वेवल, कौन देता है, लॉर्ड वेवल देता है, कि वेवल प्लान है तो वेवल ही देगा। वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड बी सो रिकॉन्स्टिट्यूटेड, वाइस रॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें एक तो वाइस रॉय और उसका जो कमांडर इन चीफ होगा, उसके बाद जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे इंडियंस रहेंगे। अभी तक क्या था, जितने भी मेंबर्स होंगे, ठीक है, कुछ मेंबर्स होंगे, जो वाइस रॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा उसमें कुछ मेंबर्स होंगे। अब उसमें जो वाइस रॉय खुद और उसका जो कमांडर इन चीफ होगा, उसको छोड़ के जितने बाकी मेंबर्स होंगे वो इंडियंस होंगे फ्रॉम वेरियस पार्टीज, ठीक है। मेंबर्स ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी जितने भी थे जो जेल में थे उनको छोड़ दिया गया, ठीक है। इन दिस रिगार्ड शिमला कॉन्फ्रेंस वाज कन्वेड, लेकिन रिजेक्टेड बाय जिन्ना, किसने, शिमला कॉन्फ्रेंस रखा गया लेकिन उसको रिजेक्ट किया किसने, जिन्ना ने। अगेन कम्युनलिज्म बिकेम द रीजन, नहीं तो आज़ादी उसी टाइम पे मिल गई होती। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, फेब 1946 को होता है। देखो क्या होता है, एक शिप जा रही होती है, उसमें ब्रिटिश लोग भी रहते हैं और इंडियन सोल्जर्स भी रहते हैं। स्टार्टेड एज ए स्ट्राइक, डिमांडेड बेटर फूड एंड एकोमोडेशन, क्योंकि ब्रिटिश ना इंडियन सोल्जर्स को बैडली ट्रीट करते थे, ठीक है। और उन्होंने जस्ट डिमांड किया था बेटर फूड एंड एकोमोडेशन, उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर लिया गया। तो होना क्या था, उन्होंने स्ट्राइक स्टार्ट की बॉम्बे हार्बर में, जैसे बस स्टैंड रहता है, एयरपोर्ट रहता है, वैसे ही शिप्स का अड्डा, वहां पे इन्होंने क्या किया, एक स्ट्राइक स्टार्ट की। हर एक पार्टी का फ्लैग वहां पे लहराया गया, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान मार्च टू जून 1946, मार्च जून 1946 कैबिनेट मिशन प्लान सीएमपी। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली, उसने डिक्लेरेशन दी कब, 15 मार्च 1946, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ, जो लिखा है यहाँ पे। 15 मार्च 1946 को जो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली रहता है, वो एक डिक्लेरेशन देता है कि ब्रिटिश कैबिनेट मिशन वुड विजिट इंडिया टू मेक रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब इस कैबिनेट मिशन में कौन कौन रहेगा, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर रहेंगे, ठीक है। ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स लानी होगी वो लाएंगे, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट एक्शन कैंपेन होता है 16 अगस्त 1946, थोड़ा ये 2 बार हुआ है। इलेक्शन हेल्ड होता है जुलाई 1946 को, इलेक्शन हेल्ड होता है जुलाई 1946 को फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उसके बाद मुस्लिम लीग ने एक क्या किया, डायरेक्ट एक्शन कैंपेन लॉन्च किया, जिससे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी और कांग्रेस को भी कंडेम कर लिया, और दिस रिजल्ट इन हैवी कम्युनल राइट्स, ठीक है। इलेक्शन तो हुए थे, किस लिए हुए थे, फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब? जुलाई 1946। अब मुस्लिम लीग ने क्या किया, एक डायरेक्ट एक्शन कैंपेन लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 16 अगस्त 1946, जिसके तहत उन्होंने कंडेम किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी और कांग्रेस को भी, ठीक है, विच रिजल्टेड इन हैवी कम्युनल राइट्स। और फिर बाद में जिन्ना सेलिब्रेटेड पाकिस्तान डे ऑन 27 मार्च 1947, याद रखना। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 3 मीटिंग्स होती है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले बनाई जाएगी जो कि फ्रेम करेगी फिर कॉन्स्टिट्यूशन को। पहले क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया जो कि फ्रेम करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो पहली मीटिंग थी ना, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है। मुस्लिम लीग बाइकआउट करते हैं इसको और टेम्पररी प्रेसिडेंट यहाँ पे सचिनंदा सिन्हा को बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। पहली मीटिंग जो कि 9 दिसंबर 1946 को होती है, उसमें टेम्पररी प्रेसिडेंट किसको बनाया जाता है? सचिनंदा सिन्हा को। और सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया जाता है राजेंद्र प्रसाद को और वाइस प्रेसिडेंट मुखर्जी और कृष्णमाचार्य। ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड मीटिंग जो कि 11 दिसंबर 1946 को होती है, उसमें परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया जाता है राजेंद्र प्रसाद को और वाइस प्रेसिडेंट मुखर्जी और कृष्णमाचार्य, ठीक है। और थर्ड मीटिंग, अब ये तो ऐसी मीटिंग करते रहता है, फिर थर्ड मीटिंग जो 13 दिसंबर 1946 को होती है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया, जिसको बाद में फिर 22 जन 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। एटलीज अनाउंसमेंट, एटली अनाउंसमेंट करता है जो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर एटली रहता है। 22 फरवरी 1947 को अनाउंसमेंट करता है कि अब ब्रिटिश विड्रॉ कर रहा है इंडिया को। कब? 1948, जून 30 1948 तक इंडिया से जाला जाएगा ब्रिटिश, ठीक है। एटली जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रहता है, वो एक अनाउंसमेंट करता है कब? 20 फरवरी 1947 को, कि एक डेट सेट करता है कि जून 30 1948 तक ब्रिटिश इंडिया से विड्रॉ कर लेगा। और अब लॉर्ड माउंटबेटन रिप्लेस करेगा वेवल को। वेवल ने जो तो प्लान दिया था, अब लॉर्ड माउंटबेटन उसको रिप्लेस करेगा। और माउंटबेटन का प्लान क्या था, जिसको 3 जून प्लान भी कहा गया, क्योंकि 3 जून 1947 को क्या किया, देखो मार्च 1947 को माउंटबेटन ने अब रिप्लेस किया वेवल को। अब इसने अपना प्लान दिया कब? 3 जून 1947, इसलिए इसको 3 जून प्लान भी कहते हैं। इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया को इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर लिया जाएगा, ठीक है। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर पाकिस्तान टू फ्रेम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके लिए अलग असेंबली बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई जाएगी, मेंबर्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन इसके कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम करेगा, ठीक है, इसके लिए वो अलग बनाया जाएगा इसके लिए। और प्रिंस स्टेट्स वुड एंजॉय, जो कि वो स्टेट्स जो कि ब्रिटिश के अंडर तो है लेकिन किंग्स का राज है। अब किंग का राज है, रूलर का राज है, अभी भी उनको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स। अब जो भी स्टेट्स थी उनको लिबर्टी है, वो या तो इंडिया के साथ ज्वाइन करे, पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करे या फ्री रहे, ठीक है। और बाउंड्रीज कमीशन टू बी हेडेड बाय, अब बाउंड्रीज भी सेट हो गई, इंडिया के पास ये बाउंड्री रहेगी, इसके बाद पाकिस्तान रहेगा, ठीक है। ये बाउंड्रीज को सेट किया रेडक्लिफ कमीशन ने और जिसका हेड था रेडक्लिफ, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, अब देखो पार्टीशन और इंडिपेंडेंस होता है, कब इंप्लीमेंट कर लिया जाता है? 15 अगस्त 1947 को। और 15 अगस्त 1947 को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, ये इंटीग्रेटेड ऑल स्टेट्स, मैक्सिमम सारे स्टेट्स को अपने इंडिया के अंडर लाता है। कब? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे इंडिया 15 अगस्त 1947 को मनाता है और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मनाता है, ठीक है। माउंटबेटन आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान अली जिन्ना, याद रखना। और सी राजगोपालाचारी फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद ये पोस्ट खत्म। इंडिया रिपब्लिक कंट्री कब? 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक कंट्री, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब बनती है उसके बाद 26 जनवरी 1950 को उसको एनफोर्स किया जाता है, ठीक है, तब ये इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री बनती है। और जिसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये रहा आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पूरा ख़त्म, ठीक है गाइस, पढ़ो अच्छे से, बाय।